देन 3.10 a spring with one end attached to a mass and other to a rigid support is stretched and released। जब ऐसा हुआ तो इन चारों में से क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आया है तो हम इसके कंसेप्ट के हिसाब से जो हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने वेलोसिटी पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, तो इन सबको हम यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले इन्होंने आपसे बोला है कि एक स्प्रिंग है इस तरह से, ये एक जगह अटैच्ड है और इसके एक जगह मास है। तो ये मान लेता हूँ मैं रिजिड सपोर्ट, जहाँ पे इसका एक पार्ट अटैच्ड है और दूसरे पार्ट में इधर मैं मान लेता हूँ एक मास। अब इसको इन्होंने खींचा, खींचने के बाद छोड़ा, तो मान लीजिए इसको खींचने पे ये थोड़ा सा एलोंग हुआ इस तरह से, तो ये मास थोड़ा आगे आ गया। ये इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन से ये आप मान लीजिए डी डिस्टेंस खिंचाया। अब जैसे ही आपने इसको छोड़ा, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है रिलीज्ड, तो ये क्या होगा, वापस से पीछे जाते समय ये जितना स्ट्रेच हुआ था उतना ही कंप्रेस होगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो डी डिस्टेंस है, इतना जब ये स्ट्रेच हुआ था तो इतना डी डिस्टेंस ये पीछे की तरफ कंप्रेस होगा, दबेगा, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका डी डिस्टेंस कंप्रेशन वाला इस पॉइंट से। इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दूंगा। अब जब ऐसा हुआ तो इसमें ऑप्शन ए ये बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन जस्ट रिलीज्ड इज मैक्सिमम। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप खुद सोचिए कि जब आप इस ब्लॉक को यहाँ तक लेकर आए स्ट्रेच करने पे, तो इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हाई हो गई। या चलिए पोटेंशियल एनर्जी आप ना भी यूज़ कीजिए, आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जब ये था इस पोजीशन पे, तो क्योंकि ये स्प्रिंग है, ये वापस इसकी मेन पोजीशन पे जाने के लिए उल्टा फोर्स लगाएगा। जितना ज़्यादा आप खींचेंगे उतना ही उल्टा फोर्स इस पर लगेगा, इसकी मेन पोजीशन, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि फोर्स और डी ये दोनों क्या है, हालांकि है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स आपका नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए एफ इज इक्वल्स टू आपका होता है के एक्स माइनस का, ये होता है आपका हुक्स लॉ। यहाँ पे मैंने एक्स की जगह डी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के डी। एफ इज प्रोपोर्शनल टू डी था, तो इससे आपको इज इक्वल्स टू माइनस के डी मिल गया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस स्ट्रेचिंग का उतना ज़्यादा उल्टा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक, अब आप देखिए, आपने डी डिस्टेंस इसको स्ट्रेच किया, हम ये मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं हो सकता है। तो इस पोजीशन पे जहाँ पे मैंने राइट लगा रखा है, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक, अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये आप जानते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू एफ बाय एम, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। ठीक है, आप रिलेशन समझिए, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा फोर्स पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो इसीलिए इस पोजीशन पे जहाँ पे आपने इसको पकड़ के रखा था, खींच के रखा था, वहाँ पर आपका फोर्स, आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन ए आप देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन जस्ट रिलीज्ड इज मैक्सिमम। ठीक, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मैक्सिमम, बिल्कुल नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ओनली एंड ओनली जहाँ पे आपने इसको होल्ड करे रखा था, जहाँ पे आपका मैक्सिमम डिस्टेंस था, वहीं पे ये मैक्सिमम है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब आपकी ये वाली पोजीशन जहाँ पे ये रेस्ट पे था। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, कुछ फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए बैलेंस्ड है। उसके बाद सी, स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन मास इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बिल्कुल सही है। देखिए, इसको ऐसा समझिए आप, जब ये पीछे की ओर आया, इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा, तो ये यहाँ पे इस तरह से आके
फिर इधर गया, मतलब जितना डिस्टेंस, जितना ज़्यादा आपने इसको खींचा है उतना ही पीछे की तरफ ये गया। तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो ही जाके ये मैक्सिमम डिस्टेंस d पीछे की तरफ ट्रेवल कर पाएगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये आया, जो कि इसकी मेन पोजीशन थी, वहाँ पर इसका डिस्टेंस 0 हुआ। अब क्योंकि ये झटके से आया, तो झटके से आने के बाद इसको d डिस्टेंस पीछे भी ट्रेवल करना है। अब d डिस्टेंस आपका क्या था? मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पीछे ट्रेवल करने के लिए इसको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए रहेगी, इसीलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देन डी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम वेन एवर स्पीड इज मिनिमम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने बोला है डिस्टेंस, नहीं डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस बोलते तो फिर हम सोचते, पर इन्होंने बोला है डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितना हिला विद रिस्पेक्ट टू रिजिड सपोर्ट। अब इसके लिए भी क्या करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं x, या x रहने दीजिए, हमने भी यूज़ कर लिया, इसको मान लीजिए आप कैपिटल D। अब स्ट्रेच करने के बाद इसका डिस्टेंस है मान लीजिए आप d1, और यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद d2। ठीक, अब आप देखिए ये असल में कितना डिस्प्लेस हुआ, इस केस में d1 और इस केस में d2। पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं d1 इज ग्रेटर देन d2, और अभी हमने देखा आपके थर्ड पार्ट में कि वेलोसिटी जो थी वो मैक्सिमम थी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन दोनों पोजीशन में आपकी वेलोसिटी थी मिनिमम, इधर भी और इधर भी। क्यों थी ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन वो पोजीशन है जहां से इसको आप छोड़ने वाले थे। तो इनिशियल वेलोसिटी आप यूँ कह लीजिए ये कितनी होती है? 0। ऐसा समझ लीजिए कि ये रेस्ट पे था, या आपने एक स्टोन को होल्ड कर रखा है जिसको आप छोड़ने वाले हैं। जैसे आपने स्टोन को किसी हाइट से छोड़ा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। उसी तरह से आपने स्प्रिंग को जब यहाँ पे रख के छोड़ा तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 0, इसीलिए हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन पे, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन की एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 या मिनिमम कह सकते हैं आप, कम से कम होगी। पर इन्होंने क्या बोला है कि वेलोसिटी मिनिमम हो, स्पीड मिनिमम हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम हो, ऐसा नहीं है। d1 सेकंड केस में बराबर हो रहा है मैक्सिमम, लेकिन थर्ड केस में मैक्सिमम नहीं हो पा रहा है। अब देख लीजिए d2 कितना छोटा है, तो इसीलिए ऑप्शन डी गलत है, ये ऑलवेज वर्ड नहीं यूज होगा। तो उसका आंसर है ए और सी। अब इसमें एक डाउट ही उठता है डी पार्ट में ही कि डिस्प्लेसमेंट जब आप मेजर कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे कलेक्टिवली डिस्टेंस भी बोला है, डिस्प्लेसमेंट भी बोला है, पर आप ध्यान दीजिए आपका जो ये रिजिड सपोर्ट है इसको मैं ले रहा हूँ ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट। जैसे आप ग्राउंड को इनिशियल पॉइंट लेके किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि किसी हाइट पे है, हाइट मेजर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। अब अगर आप इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो आप ये जो h रहता है, इसकी जो हाइट रहती है, इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। ये आप तो उससे ध्यान रखिए, आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया था लिफ्ट वाला, उसमें उन्होंने क्या बोल रखा था कि ग्राउंड लेवल को उन्होंने 0 मान लिया है, ओरिजिन मान लिया है, और 4th 7th 8th लेवल वाली जो लिफ्ट है उसकी हाइट नीचे से ऊपर क्या है? पॉजिटिव, डाउन टू अप पॉजिटिव डायरेक्शन, अप टू डाउन नेगेटिव डायरेक्शन। हालांकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इन्होंने मैग्नीट्यूड की बात बोली है, पर आप ये समझिए कि जो लिफ्ट 7th पे थी, जो चीज़ ज़्यादा ऊपर थी, हाई थी, उसका असल में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ज़्यादा था एज कंपेयर टू वो चीज़ जो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थोड़ी नीचे थी। जैसे यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक ऑब्जेक्ट इधर है, और इसको मैं मान रहा हूँ ओरिजिन, तो ये वाली जो हाइट है ये कम है, ये वाली हाइट ज़्यादा है, तो ज़्यादा हाइट वाली चीज़ का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपका पहला डिस्प्लेसमेंट क्या था? कैपिटल डी, जब ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। उसके बाद स्ट्रेच करने के बाद ये हो गया d1, तो d1 आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, पर यहाँ पे वेलोसिटी थी मिनिमम। और आखिरी केस में, थर्ड केस में कंप्रेशन के बाद d2 आपका डिस्प्लेसमेंट था, जहाँ पर भी आपकी वेलोसिटी थी मिनिमम।
तो लास्ट वाले केस में वेलोसिटी मिनिमम होने के बाद भी आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं हो रहा था, ये बात है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, पूरा कंसेप्चुअल है पर है काफ़ी इजी।